नहीं है। लड़कियों के लिए मैं कहूँगी कि ये सबसे सेफ़ जगह है। लाइब्रेरी जाना हो या कहीं भी जाना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। रात रात भर लड़कियाँ अपना पढ़ाई करती हैं, कहीं भी जाती हैं। पूर्ण स्वतंत्रता है यहाँ पे। देखा है। लड़कियों के संदर्भ में आपने प्रश्न पूछा, 11 बजे रात को, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को लड़की आराम से चल सकती है जेएनयू के गलियों में। 1 रुपए का खतरा यहाँ पर नहीं है। को दिक्कत आती है कि कौन सी चीज़, अब सारी कुछ बच्चे जो शुरुआत करते हैं वो सारी चीज़ें हाईलाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ कवि हैं, मतलब हिंदी साहित्य में रीतिकाल में 200 कवि डाल दिए हैं शुक्ल जी, तो 200 कवि नहीं पढ़ना है हमको। बहुत मतलब हम पेपर्स एनालाइज करते हैं तो हमको पता चलता है कि केशवदास इम्पॉर्टेंट है, हमको पता चलता है कि मंडन की भी कविताएं आ रही हैं, उनके भी लेख आ रहे हैं, तो फिर वैसे आधार पर हम शुरुआत कर सकते हैं कि तो इस बार जेएनयू में आपको पता होगा कि 450 सीट्स होते हैं यूजी के लिए, और 450 सीट्स में 45 कैंडिडेट हमारे तरफ से हैं। कह रहा हूँ कि पैटर्न बदल रहा है और मुश्किल होता जा रहा है, तो सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। केवल तथ्यात्मक जानकारी आपको जेएनयू नहीं पहुंचा पाएगी। जैसे एक पिछली बार एक प्रश्न आया था कि द्विवेदी जी और पद्म सिंह शर्मा एक दूसरे के धुर विरोधी हैं या नहीं, ये कहीं भी किताब में आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। विश्वनाथ त्रिपाठी का जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसके बाद गोविंद और सरस्वती पांडे की जो किताब है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जेएनयू भारत में ही है। जेएनयू के अपने चाल चलनों में, उसके स्वभाव में भारतीयता बसा हुआ है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इतने सस्ते में पूरे इंडिया में कहीं भी ऐसी पढ़ाई नहीं मिलती है। ज़्यादा विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। करें नहीं, अनुभव यहाँ आके तो बहुत अच्छा रहा है। जैसे वहाँ पढ़ के आए थे तो यहाँ मतलब एजुकेशन की क्वालिटी भी वहाँ से बेहतर मिली है। 268 रुपया एक सेमेस्टर का फ़ी है, तो उस हिसाब से कर देख सकते हैं कितना सस्ता है। और आप बड़ा शांत लग रहे हैं, क्या बात है? खाना वाना नहीं खाया? नहीं, बस लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं वास्तविकता में। शिवम, आप मुझे जिताएंगे अगर मैं चुनाव लड़ना चाहूँ तो? क्यों ही तुमको जिताएंगे। तो मेरे लिए यहाँ आना जैसे अंधे के हाथ बटेर लग जाने वाली बात थी, तो मेरे लिए तो ये सब काफ़ी अच्छा है। मेरे लिए तो यहाँ सभी चीज़ खास होती है, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन जहाँ से हुआ है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं हुआ है, तो मुझे तो यहाँ पहली बार हर चीज़ एक्सपीरियंस सब अच्छा ही लग रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आपने हमारे मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो देखे हैं क्योंकि मैंने बनाए हैं, लेकिन आज मैं बेहद खूबसूरत जगह हूँ, जेएनयू। हर छात्र व छात्राओं ने इसका नाम सुना है। इसके अलावा जितने भी हमारे देश में लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा भी नाता रखते हैं, उनको भी इसका नाम पता है। फिर हमारे साथ में कुछ छात्र व छात्राएं हैं जो अपने गांव से, अपने कस्बे से, अपने शहर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। जेएनयू एक वो विश्वविद्यालय है, यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट तरसते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ने आए हैं, हम उनसे ही बात आज ये करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमें इस तरीके के मेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि भैया आप वहाँ के स्टूडेंट से बात कीजिए, क्या प्रोसेस होता है, आखिर हमें भी ज्वाइन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, दूर दूर से आए हैं। इसमें छात्र भी हैं और छात्राएं भी हैं। एक दोस्त यहाँ पे बैठे हैं सबसे नीचे। सबसे पहले मैं इनसे ही बात करता हूँ। आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम दास रत्नाकर है और मैं मधुबनी बिहार से आया हूँ। आपसे मेरी कॉल पे बात हो रही थी बार बार। हाँ। आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम शर्मा है और मैं अलीगढ़ से हूँ। आप? मेरा नाम नंदिनी है और मैं दिल्ली से हूँ। आप? मेरा नाम आरती है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। आप दोस्त? मेरा नाम शिवम अग्रवाल है, मैं उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर से हूँ। आप? प्रणाम, मेरा नाम ओम गुप्ता है और मैं झारखंड से हूँ। सनी सिंह राजपूत नाम है मेरा, मैं औरैया उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने सोचा सबसे पहले दोस्ती कर लेता हूँ, उसके बाद बात करूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं सहरसा बिहार से हूँ। और आप? मेरा नाम पलक है और मैं भी बिहार से हूँ। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम दीपक है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। आपने बताया था अभी? जी बिल्कुल। ओके। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम वैभव यादव है, मैं यूपी जौनपुर से हूँ। और आप? मेरा नाम कीर्तिराज सानू है, मैं बिहार राज्य के जहानाबाद ज़िले से हूँ। अच्छा, तो बैग हमेशा टांग के रखते हैं साथ में आप? नहीं, आज मेरे कुछ मित्र आए हैं तो उनका बैग है, तो उनका सरोकार करने के लिए मैं टांग के रखा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय है, लेकिन जेएनयू ने के जो छात्र हैं मुझे अजय विद्रोही के नाम से बुलाते हैं, तो मैं विद्रोही के नाम से मशहूर। विद्रोही के नाम से? जी। इसकी भी खास वजह जानेंगे कि क्या है। पीछे कुछ दोस्त और बैठे हैं, मैं इनसे भी जान लेता हूँ। आपका नाम क्या है? माई सेल्फ जसराज फ्रॉम बाड़मेर, राजस्थान। और आप? मेरा नाम लोकेश है, मैं राजस्थान के गंगानगर जिले से हूँ। आप? मेरा नाम अंशिका है, मैं अयोध्या से हूँ। आप? आर्यन, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। तो दोस्तों, आपने देखा ये यहाँ की खूबसूरती है कि यहाँ पे कितनी दूर दूर से छात्र व छात्राएं आए हैं।
अभी एक दोस्त हमारे साथ में थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पे इनके साथियों ने इनका नाम बदल दिया है थोड़ा सा। आखिर ये क्या वजह रही, किसकी वजह से आपका नाम बदल दिया गया यहाँ पे? कारण ये था, इससे पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र रहा, तो मेरा उस समय एज 18 वर्ष था। तो मैंने जो है वहाँ पे मटेरियल वगैरह को लेके केस किया था। एक दिन कम था 18 साल पूरा होने पे। तो हाई कोर्ट में मैंने जब केस दायर किया, कॉलिन गोंजाल्विस सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता हैं, तो फिर वो मेरा केस लड़ रहे थे। तो वही छात्र कहे कि विद्रोही प्रवृत्ति का है कि 18 साल में भी हाई कोर्ट पहुँच गया 30,000। फिर यहाँ आया जेएनयू में तो पॉलिटिकल एक्टिव रहा, और जो रूढ़िवादिता समाज में व्याप्त हैं उनको लेकर के मुखरता से बोलता हूँ। तो इसलिए छात्र कहते हैं कि विद्रोही प्रवृत्ति है तुम्हारी, किसी भी जो अनाचार व्यभिचार जो भी विद्यमान होता है तुम देखते हो तो स्टैंड करते हो उस पर। तो एक विचारधारा के स्तर पे एक नाम जो है वो गढ़ दिया है जेएनयू। तो आपका ये जो ग्रुप पीछे बैठा है, इन सभी के सीनियर आप ही हैं? नहीं, मैं सीनियर नहीं हूँ, सब मेरे सहपाठी हैं। और यहाँ पे हायरार्की नहीं चलता है जेएनयू में। जेएनयू की खूबसूरती है कि जितना वैल्यू मेरा है उतना पीछे हुए बैठे हुए उस बच्चे का है। तो यहाँ को सीनियर जूनियर नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, यहाँ सब छात्र हैं। जेएनयू की अपनी विचारधारा है कि जो है हायरार्की नहीं चलेगा यहाँ पे। हम भी चाय का कप उठाएंगे और जो हमसे सीनियर होंगे वो भी चाय का कप उठाएंगे। यहाँ सर वर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँ दोस्त, बड़ा खूबसूरत लग रहे हैं आप, इसका क्या राज है? और ये जो आपके पीछे दोस्त बैठे हैं, यहाँ पे बैठने का बहुत सारी फ्रेंड्स सपना देखते हैं, तरसते हैं कि हमें भी पढ़ने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। आप लोगों को मिला है, आप लोग यहाँ पे भी हैं, तो क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे एडमिशन का? नई स्टूडेंट अधिकतर यही जानना चाहते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, आपका किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन हुआ था? मेरी खूबसूरती का राज हो सकता है आपका कैमरा हो, और दूसरी बात कि यहाँ पे आने के लिए तरसते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम भी जब यहाँ नहीं आए थे तो तरसते थे। यहाँ पे आने के लिए एक एंट्रेंस होता है CUET PG के नाम से, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें हिंदी का भी होता है। उस पेपर के माध्यम से ही यहाँ पे दाखिला मिलता है। सेकेंड ईयर की छात्रा हैं या फर्स्ट ईयर की हैं या फिर आपका फाइनल है? मेरा अभी या हम सभी का अभी फर्स्ट ईयर है। अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कल ही ख़त्म हुआ है और हमने कल परीक्षा, अंतिम परीक्षा उर्दू, यहाँ पे उर्दू भी पढ़ाई जाती है, उसकी परीक्षा दी है। अच्छा, आप उर्दू भी पढ़ती है? हाँ, हिंदी में मतलब एक कंपलसरी कोर्स होता है जिसमें कि उर्दू का लिपि जो स्क्रिप्ट होता है वो भी सिखाया जाता है। साथ ही एक और क्लास होती है मुश्तरका तहज़ीब की, उसमें हिंदी और उर्दू वाले जो उर्दू में MA कर रहे हैं यहाँ पर, उन दोनों की कंबाइन क्लास करवाई जाती है। तो ये मतलब जेएनयू की खूबसूरती है कि भारतवर्ष में जितने भी विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं वहाँ पे कहीं भी उर्दू और हिंदी को एक साथ क्लासेस कंबाइन करके नहीं करवा जाती है। यहाँ तक कि मैं DU की छात्रा हूँ हिंदू कॉलेज से, तो वहाँ भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, या MA की कक्षाओं में भी। लेकिन ये यहाँ की एक बहुत अच्छी खासियत बात है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि दोनों जो भाषाएँ हैं उनके बच्चे एक साथ बैठकर कक्षाएँ लेते हैं और 2 अध्यापक पढ़ाते हैं एक साथ, एक हिंदी के एक उर्दू के, दोनों एक साथ पढ़ाते हैं? एक साथ पढ़ाते हैं। जब बाकी जैसा आपने बताया आप DU की स्टूडेंट रही हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा होता था या नहीं? नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता था, मतलब क्लासेस कंबाइन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन ये केवल जेएनयू में होता है, और वो जो कोर्स है ना मुश्तरका तहज़ीब या हिंदुस्तानी सांस्कृतिक वाला, वो केवल जेएनयू में ही पढ़ाया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगी? कई बार आज आपको छात्राएं देख रही होंगी, छात्र देख रहे होंगे जो अब कहीं ना कहीं एडमिशन लेने वाले हैं, यहाँ पे सोचते हैं यहाँ के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगी? आके आपको ऐसा लगा कि हाँ, जैसा मैं सोच रही थी, जैसा मैंने सुना था लोगों से, वैसा ही है, कुछ बदलाव भी है? देखिए, हम काफ़ी धारणाएं लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच के आते हैं। जेएनयू के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोची थी, और इसका जो कैंपस है वो सबसे बेहतर है। आप आए होंगे तो देखा होगा कि पेड़ और मतलब चट्टानें वहाँ की अभी भी है कि आप अगर बहुत पहले अरावली के जो पर्वत है वो वही पर्वत है जो उस समय रहे। तो एक प्राचीनता है, प्राचीनता बोध का हमें एहसास होता है। टीचर अध्यापकों से बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी जो सोच है उनमें बहुत एक खुलापन दिखता है, जो समाज में हम अपेक्षित करते हैं, जो हमारा आदर्श होना चाहिए समाज में, वैसा हमें नज़र आता है यहाँ पर। आपका नाम क्या है दोस्त? आप हमेशा ये सॉल ओढ़ के घूमते हैं कैंपस में? नहीं, मुझे ठंड लग रही थी तो मेरे साथी की सॉल। ठीक नहीं है क्या? हाँ, ठीक है, तबीयत ठंड लग रही थी ना तो ओढ़ ली। घर वालों की याद आती है यहाँ से? घर वालों की क्यों नहीं आएगी याद? बिल्कुल भी नहीं आती। आती है, क्यों नहीं आएगी? आती है। हाँ भाई, बिल्कुल। तो आपका भी प्रथम वर्ष है? हाँ, मेरा प्रथम वर्ष है। क्या कहना चाहेंगे? मम्मी पापा को यहाँ मज़ा आ रहा है या नहीं? मेरा ऐसा है कि मैं पास से ही हूँ, दिल्ली के पास है, मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं चला जाता हूँ। पड़ोसी ही हो आप? पड़ोसी हूँ।
हाँ। इधर और भी दोस्त हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। आप कहाँ से हैं? मैंने आपसे पूछा था, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कई ज़्यादा लड़कियाँ देख रही होंगी, JNU यहाँ की और क्या क्या खासियत है, थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि हम आपसे जानने आए हैं। हो सकता है मुझे थोड़ा सा कम पता हो। मेरे लिए तो यहाँ सभी चीज़ खास ही होती है, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन जहाँ से हुआ है कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं हुआ है, तो मुझे तो यहाँ पहली बार हर चीज़ एक्सपीरियंस सब अच्छा ही लग रहा है। नीचे देख रहे हैं, नाराज़ हो गए क्या? नहीं, आपसे क्यों नाराज़गी, मतलब आप थोड़ा सा यहाँ की खासियत बताइए। जैसे मैं अंदर एंट्री कर रहा था तो कहीं भगत सिंह का एक चित्र बना हुआ है, खूबसूरत तस्वीर बनी हुई है, फिर कहीं पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बनी हुई है, फिर कहीं पे किसी और की बनी हुई है। जब आप आए थे तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगा कि हाँ बिल्कुल थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। आप लोग ही बनाते हैं क्या ये? मतलब आपने पोस्टर्स को देखा, मैं पहले बता दूं, मैंने अपने स्टेट यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किया है, तो मेरे लिए यहाँ आना जैसे अंधे के हाथ बटेर लग जाने वाली बात थी, तो मेरे लिए तो ये सब काफ़ी अच्छा है। और जैसा आप बता रहे हैं कि पोस्टर्स वगैरह लगे होते हैं, तो ये मेरे ख्याल में वो रेवोल्यूशन को दिखाता है, JNU की मतलब रेवोल्यूशनरी जो पावर है स्टूडेंट्स में वो दिखाता है। और मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो बच्चे पोस्टर्स बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्शंस भी होते हैं उसमें आप ऐसा नहीं देखेंगे जैसे DU में स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन होंगे तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन यहाँ पे पैसे उतना खर्च नहीं होते, लोग हाथ से पोस्टर्स बनाते हैं, मतलब खुद जाके प्रोटेस्ट करेंगे, हाथ से पोस्टर्स बनाएंगे, पैसे कम खर्च होते हैं और जो बात होती है वो सामने आती है, जो उनका मूल्य है, जो उनका वैल्यू सिस्टम है, जिसके बेसिस पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो बताते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है JNU की मेरे ख्याल में। आपके किसी दोस्तों ने इलेक्शन लड़ने का प्लान बनाया है? कोई सोच रहा है लड़ने का? अगर ये दोस्त लड़ेंगे तो जिताएंगे इनको? शिवम, आप मुझे जिताएंगे अगर मैं चुनाव लड़ना चाहूँ तो? जिताएंगे? आपके दोस्त पूछ रहे हैं। भाई क्यों ही तुमको जिताएंगे? अच्छा बताइए विद्रोही जी, आप बताइए। अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि 4 साल से चुनाव नहीं हुआ है। 2019 में एक चुनाव हुआ था, ठीक है। उसके बाद चुनाव नहीं हुआ है, और चुनाव को लेकर के अभी एक आंदोलन भी हम लोगों ने किया था, अनशन पे बैठे थे जनवरी के लिए किया था। हाँ, कि चुनाव जो है करवाया जाना चाहिए। यहाँ मेस सेक्रेटरी का चुनाव होता है, 16 हॉस्टल्स हैं, 15 की 16, हो सकता है संख्या में थोड़ी दुविधा हो मुझे, तो उसमें जो है मेस सेक्रेटरी का चुनाव अभी हम लोग लड़ा रहे हैं अपने जो साथी हैं हम लोगों को, और मुसलसल ये जो प्रक्रिया है वो चालू है अनवरत रूप से, लगातार। यहाँ पे कुछ दोस्त ये बता रहे थे कि जैसे दूसरी जगह जो इलेक्शन होता है वहाँ के मुकाबले यहाँ का सस्ता हो जाता है, क्योंकि हाथों से पोस्टर वगैरह बनाते हैं। आपने देखा है ऐसा? हाँ, या सुना ही था केवल? नहीं, मैं यही देखा हूँ ऐसे पोस्टर जहाँ हाथों से बनाए जाते हैं। पहली बार यहीं देखे? जी। आप बड़ा शांत लग रहे हैं, क्या बात है? खाना वाना नहीं खाया? नहीं, बस लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं, वास्तविकता में शांत लगते हो लेकिन हो नहीं। अच्छा, आपसे मैं एक प्रोसेस जानना चाहूँ यहाँ का, जब नए स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, CUT का शायद कोई एग्ज़ाम वगैरह भी होता है, तो इसका क्या रहता है? नए अपने भाई बहन को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि साहित्य में अगर हिंदी में विशेष करके ले रहे हैं एडमिशन, तो बेसिक बुक है शुक्ल की, उसे बिना पढ़े हमें लगता है कि नहीं आ सकते हैं, उसे पढ़ना तो अनिवार्य ही है। और उसके अलावा भी मैं एक गोविंद पांडे की है, वस्तुनिष्ठ बुक है, वो भी पढ़ें, या फिर दृष्टि की एक वस्तुनिष्ठ है, नेट JRF करके है, वो भी अच्छी बुक है। दोनों में से कोई एक, मतलब हमें लगता है कि ज़्यादा बढ़िया होगी दृष्टि की, क्योंकि उसमें इस समय फैक्ट वगैरह अच्छे हैं, और जो रचनाएं हैं पुरस्कृत रचनाएं, वो आज 2023 तक की जो दी गई हैं पुरस्कृत रचनाएं, उसको भी इंक्लूड किया गया है, जबकि ये गोविंद पांडे में नहीं है। मुझे बेस्ट बुक वही दृष्टि की लगेगी, एक ले लेनी चाहिए दृष्टि। आपसे मैं ये जानना चाहूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ का हॉस्टल काफ़ी सस्ता होता है, तो ये सच में ऐसा है या नहीं? हाँ बिल्कुल, यहाँ का हॉस्टल अपेक्षानुसार बाकी जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ से तो सस्ता ही है। जैसे यहाँ का रूम रेंट है 165, कितना है? 165 एक सेमेस्टर के आसपास, 210 210 रुपया एक सेमेस्टर का फ़ी है, और 268 रुपया एक सेमेस्टर का फ़ी है। तो उस हिसाब से कर देख सकते हैं कितना सस्ता है। और जाके जैसा कि मेस बिल है, तो जितना भी यहाँ पे मेस है सबका अलग अलग बिल आता है, तकरीबन 3000 3,500 के आसपास आते हैं। लेकिन JNU ने ऐसा किया है कि जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थी हैं उनका पैसा 2000 रुपया MCM के रूप में वो वापस कर देते हैं। तो मिला जुला कर 1500 से 1600 रुपया खाने का बिल आता है, और एक सेमेस्टर का 268 रुपया हो गया फ़ी। तो इस हिसाब से तो काफ़ी बेहतर है। 268 रुपया तो आप चलते फिरते आपके
पॉकेट से 2 लोगों के साथ बैठते हैं तो खर्च हो जाते हैं। तो इस हिसाब से तो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सस्ता, नहीं से बहुत ज़्यादा सस्ता कहना चाहिए। आप में से कोई दोस्त रहता है, किसी ने दिया है हॉस्टल का किराया वगैरह? आप में से किसी ने दिया है, पे किया है? हाँ, वो शुरुआत में ही पे करना पड़ता है विद सिक्योरिटी। पहले ही हो जाता है। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा है, आप लोग बड़ा शांति से बैठे हैं, कुछ दोस्त आपके पीछे भी हैं, पीछे एक तिरंगा भी है, हमारे भारत का आन शान। आपका क्या अनुभव यहाँ का रहा है? क्या आपने यहाँ पे आके थोड़ा सा अलग देखा है जहाँ से आप पहले आए थे वहाँ से? नहीं, बहुत कुछ अलग देखा है। मतलब अगर आपको लाइफ में कुछ डाइवर्सिटी चाहिए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छा है, चाहे वो मास्टर्स के लिए हो या फिर ग्रेजुएशन के लिए हो, क्योंकि जितने ज़्यादा विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। करें नहीं, अनुभव यहाँ आके तो बहुत अच्छा रहा है। जैसे वहाँ पढ़ के आए थे तो यहाँ मतलब एजुकेशन की क्वालिटी भी वहाँ से बेहतर मिली है, और यहाँ पे जो माहौल है, स्वतंत्रता है विचारों के स्तर पर, उसके अलावा भी सभी स्तरों पर है। बहुत सारे आपके दोस्त बता रहे हैं कभी कभी कोई क्लास छूट जाती है ना चाहते हुए, आपकी कभी छुट्टी है? हाँ, छुट्टी है। फिर कैसे आप लोग कवर करते हैं उसको? बस ऐसे दोस्तों से पूछ लेते हैं, हाँ क्या पढ़ाया गया था और सर ने क्या इम्पोर्टेंट बताया, यही सारी चीज़ें। आप भी दिल्ली के आसपास से ही हैं? नहीं, मैं अयोध्या से हूँ। अच्छा, आप बहुत अच्छी जगह से हैं। कभी याद आती है मम्मी पापा की? बात तो डेली हो ही जाती होगी। बात डेली होती है, याद भी डेली आती है। हाँ, क्या थोड़ा सा आपको अलग लगा जहाँ से आप पढ़ के आए थे कि ये वाला माहौल वहाँ पे नहीं था, अगर ये वहाँ पे होता तो वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए समरसता बहुत अधिक है। समरसता का मतलब इक्वालिटी जो है वो जेएनयू की पहचान है। मैंने लैंगिक रूप से प्रतिभाग इतना यहाँ पर देखा है, कहीं नहीं देखा है। लड़कियों के संदर्भ में आपने प्रश्न पूछा, 11 बजे रात को, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को लड़की आराम से चल सकती है जेएनयू के गलियों में, 1 रुपये का खतरा यहाँ पर नहीं है, किसी भी हॉस्टल में जा सकती है। इतनी इक्वालिटी मैंने लड़कियों के लिए कहीं नहीं देखी। और इसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर आपको कपड़े से कोई जज नहीं करता है। चप्पल हवाई पहन के मैं बैठा हुआ हूँ, आपकी योग्यता क्या है इस चीज़ से आपको जज किया जाएगा। तो जेएनयू कहीं से भी पूर्वाग्रह नहीं बनाता है, प्रेजुडिस से पूरी तरीके से दूर है। ये आपके अंदर की योग्यता को देखता है। यही अनुभव मेरा रहा है और ये विशेष है। ये भी इतनी विशेषता मुझको और कहीं नहीं मिली। यहाँ कुछ और दोस्त हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। थोड़ा धीरे धीरे फिर अंधेरा भी होने लगा है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसे कि ये जो दोस्त यहाँ बैठे हैं ये कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए काफ़ी सेफ़ है, रात के 12 बजे 11 बजे अगर कहीं पे भी जाना चाहें तो बड़े आसानी से चली जाती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों के लिए मैं कहूँगी कि ये सबसे सेफ़ जगह है। लाइब्रेरी जाना हो या कहीं भी जाना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। रात भर लड़कियाँ अपना पढ़ाई करती हैं, कहीं भी जाती हैं, पूर्ण स्वतंत्रता है। यहाँ पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ का माहौल बहुत सेफ़ है लड़कियों के मामले में। लाइब्रेरी का फीस आप लोग अलग से जमा करते हैं या शुरुआत में जब एडमिशन होता है जब ही जमा करते हैं? उसी समय हम लोगों को कार्ड मिल जाता है, लाइब्रेरी का भी, हेल्थ सेंटर का भी, और हम एक्सेस कर सकते हैं फ्रीली, कोई समस्या नहीं। जेएनयू की सबसे बड़ी खासियत है कि ये मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सपना होता है। इतने सस्ते में, जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इतने सस्ते में पूरे इंडिया में कहीं भी ऐसी पढ़ाई नहीं मिलती है। यहाँ पे बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि मतलब सिर्फ उनके एकेडमिक एजुकेशन पे उनका मानसिक विकास होता है और इस तरह से वो कम्युनिकेटिव बनते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब पढ़ाई की व्यवस्था या फिर फीस को लेके हर चीज़ के मामले में ये बहुत अच्छा है। कुछ कहना चाह रहे थे दोस्त? मैं जोड़ना चाहूँगा, पलक ने मिडिल क्लास शब्द का प्रयोग किया। मैं कहूँगा कि जेएनयू न केवल मिडिल क्लास का बल्कि हाशिए का भी ध्यान रखता है। 268 रुपये आदिवासी समाज से आने वाला व्यक्ति भी जो बक्सर से आया है वो भी जमा कर सकता है। तो जेएनयू प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुविधा मुहैया कराता है और कोई भी वेलफेयर स्टेट हो उसको हर हाशिए के व्यक्ति को शामिल करने की ज़रूरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिडिल क्लास को ही सुविधा दी जाए, बल्कि उन सभी लोगों को जो भारत में रहते हैं, भारत के निवासी अफोर्ड कर सके अगर वो वेलफेयर स्टेट की संस्था है। यहाँ ये एक दोस्त हैं, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप थोड़ा तेज बोलना, मुझे लग रहा है खाना वाना नहीं खाया गया। आप जैसे कह रहे थे कि अफोर्डेबल है, तो कि अफोर्डेबल है, लेकिन जो पीएच स्टूडेंट है PWD उनके लिए मतलब और भी बेहतर है। जैसे 268 रुपये कह रहे हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ 40 रुपये लगते हैं। उसके बाद जितने भी आप सेमेस्टर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आपका 1 रुपये फीस नहीं लगेगा यहाँ से। उसके अलावा आपको पर मंथ 2000 रुपये जो इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको दिया जा रहा है। उसके अलावा आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आपको 3000 रुपये रीडर अलाउंसमेंट के नाम से दिया जा रहा है। मतलब 5000 रुपये आपको पर मंथ यहाँ सर्वाइव करने के लिए दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको जेब से खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आप यहाँ आराम से रह सकता है। यही है वो दोस्त?
आपको बहुत बहुत बधाई फिर से हमारी तरफ से। शुक्रिया, बहुत बहुत। अच्छा ये बताइए आपने किस तरीके से टॉप किया था? थोड़ा सा नए स्टूडेंट के लिए अपनी रणनीति थोड़ा साझा कीजिए हमारे साथ। क्षमा चाहूँगा, मुझे थोड़ा लेट पता चला आपके बारे में। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। ऐसे जो सेलेक्ट हो गया, हर कोई टॉपर है अपने आप में, हर कोई अपने शहर का कहीं ना कहीं का टॉपर ही होगा। यहाँ रैंक 1 आना ये संयोग की बात होती है, क्योंकि स्कोर में कई लोग बराबर होते हैं और जो JNU का डेप्रीवेशन पॉइंट है उसके आधार पर कौन टॉप करेगा, किसका रैंक नीचे होगा, ये सब तय होता है। तो अब बात रणनीति की है, तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था JNU में। मेरा पिछले बार भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन हिंदी के साथ एक और कोर्स अटैच हुआ पिछले साल, हिंदी ट्रांसलेशन करके, MA इन हिंदी ट्रांसलेशन, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। तो ये मेरा दूसरा प्रयास था और हिंदी साहित्य में मेरा रैंक 1 आया था। तो मेरी जो भी पढ़ाई हुई है इस बार भी रैंक 1 के लिए, वो पिछले साल की पढ़ाई थी। मतलब पिछले साल के मेहनत का फल हमको इस साल मिला है। थोड़ा लेट मिला, लेकिन वही कहते हैं ना कि देर मिले लेकिन मिल जाता है ईश्वर के घर में, तो वो वाली बात हो गई। अब पिछले साल की तैयारी ऐसे हुई है कि जैसे मेरा हिंदी का बैकग्राउंड भी नहीं है, तो जब तैयारी हम शुरुआत करते हैं तो एक छटपटाहट होती है कि किसी तरह वहाँ के लोगों से जुड़ जाएं, कुछ लोग हमारे कांटेक्ट में आए तो बात हो JNU पर, वहाँ के एंट्रेंस पेपर पर। शुरुआत में तो इतना संघर्ष होता है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलता है ढंग से। तो धीरे धीरे जब ये सब चीज़ें हो गई तो मेरे कांटेक्ट में एक ऐसे व्यक्ति आ गए जो यहाँ से PhD के हुए थे हिंदी में ही, उनका MA PhD और वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। तो उन्होंने मतलब मेरा मार्गदर्शन किया शुरुआत में। तो जो बेसिक बुक है, बुक तो हर कोई जानता ही है हिंदी साहित्य के लिए क्या पढ़ना होता है, कि विश्वनाथ त्रिपाठी का जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसके बाद गोविंद और सरस्वती पांडे की जो किताब है हिंदी साहित्य और भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इसके बाद एक नई किताब आई है दृष्टि की मार्केट में, जो बहुत अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि उसमें शुक्ल जी का भी पूरा जो है सारांश दिया हुआ है और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं वो भी संक्षेप में दी गई हैं। तो वो एक किताब जो है अपने आप में हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए परिपूर्ण हो जाती है। और पिछले साल से ये हुआ कि जब कॉमन एंट्रेंस होने लगा विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए, तो CUET उसमें कुछ प्रयोजनमूलक हिंदी, जनसंचार माध्यमों में हिंदी, ये सब टॉपिक भी जुड़ गया। तो इनके लिए एक दंगल झाल्टे की किताब आती है, या 11th-12th की एक NCERT आती है जिसमें 2-3 चैप्टर जनसंचार पर दिया होता है। यदि हम वहाँ से कवर कर लें तो एक तरह से जो CUET का हिंदी साहित्य का MA का पेपर है वो पूरा कवर हो जाता है। तो इतनी तैयारी, इसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्टिव बुक मिल जाए जहाँ से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, जैसे एक यूथ कंपटीशन की TGT PGT की बुक आती है, तो वहाँ से, या कोई टेस्ट सीरीज़ मिल जाए तो वो कर लेने से तैयारी लगभग पूरी हो जाती है। ये सारी किताबें जो आपने बताई ये सब दिमाग के अंदर घुसेड़नी पड़ेंगी पहले स्टूडेंट को, बिल्कुल टॉपर बन पाएंगे? नहीं, इतना कुछ नहीं है कि इसको पूरा घुसेड़ना ही पड़ेगा। मतलब उसमें भी है कि पढ़ते समय हम महत्वपूर्ण कौन सा है, कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, उसका चयन करना, और वो चयन हम प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर कर पाते हैं कि इस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, इस टॉपिक से नहीं आ रहा है। जैसे हम हिंदी साहित्य के गद्य हिंदी का जो साहित्य है उसमें प्रवेश करेंगे तो उपन्यास में हम देखते हैं कि एकदम प्रेमचंद युग के बाद जो ढर्रे से उपन्यास लिखा गया, बहुत सारा उपन्यास लिखा गया, तो वो सब महत्व की नहीं है। जो चर्चा में रह रही है ऐसी रचनाएं हो, जो विमर्श, आजकल का दौर विमर्श का है, तो विमर्श की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, या जिस पर कहीं कभी सेमिनार हो गया, ऐसी रचनाएं, या जो किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में लगी हुई है, ऐसी रचनाएँ, वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उन रचनाओं का चयन करके यदि हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है और ये दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका नाम इनके दोस्तों ने बिल्कुल बदल ही दिया। ये आपको पूरे यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट कहते हैं JNU के, या फिर आपका ही ग्रुप कहता है आपको? विद्रोही सारे कहते हैं, सारे कहते हैं, क्योंकि पीछे जो मेरा टाइटल है, टाइटल मैं बताऊंगा भी नहीं, और यहाँ का कल्चर भी है कि टाइटल नहीं बताना चाहिए, ताकि हमें लोग एक जाति के आधार पे जो है वो जज ना कर सकें। तो वो मैंने जब वो टाइटल हटाया तो अजय नाम सूट नहीं कर रहा था, इसीलिए लोग मेरे प्रवृत्ति के हिसाब से मेरा नाम रख दिए, तो अब सभी लोग बुलाते हैं। तो यहाँ पे मतलब टाइटल कोई बताता ही नहीं है, या फिर कोई कोई बता भी देता है? कोई कोई बता भी देता है, लेकिन अमूमन ये कोशिश होती है कि ना बताया जाए, ताकि हम एक जो समतामूलक समाज की जो स्थापना थी, जो एक वर्ग भेद के आधार पे JNU माना जाता है कि यहाँ पे जो है वो सभी लोग बराबर हैं, तो एक जो समान जो प्रवृत्ति है वो जो है लागू किया जा सके, सभी लोग समान रह सकें, कोई जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे या किसी क्षेत्र के आधार पे कोई भेदभाव न किया जा सके, आ नहीं पाए। CUET का आप लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा? हाँ बिल्कुल दिया है। तो क्या नए अपने भाई बहन को बताना चाहेंगे, जो कहीं ना कहीं उनका यही रहता है, इसलिए मैंने कई छात्रों से पूछा है कि क्या रणनीति होनी चाहिए, इस तरीके से बनानी चाहिए अगर यहाँ पे इस तरीके से बैठना है आपकी तरह आके तो पढ़ने के लिए?
ये देखिए, मेरा ये इसका जवाब ये पीछे जो बैठे हैं ये छात्र बढ़िया से देंगे, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब मैं क्या था कि आप पूरा यूपीएससी के सिनेरियो को आप जानते हैं। मैं भी सिविल सेवा का छात्र था, प्रीलिम्स अटेम्प्ट वगैरह भी दिया है? मेरा अटेम्प्ट दिया इस वाला। तो क्या था कि 28 को हमारा प्रीलिम्स था और 9 तारीख को सीयूटी का एग्ज़ाम, और प्रीलिम्स के 5 महीना पहले हम लोग सब सरेंडर कर देते हैं, मोबाइल वोबाइल बंद एकदम पीटी मोड में। अब 9 दिन मुझे पढ़ने को मिला। तो अच्छी बात यह है कि इससे पहले मैं ऑप्शनल की कोचिंग कर चुका था दृष्टि आईएएस से, विकास दिव्यकीर्ति से। तो वो जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी थी वो मेरी थी। बस ये था भाई कि मुझे फैक्चुअल पढ़ना है और मेरे पास 9 दिन का समय था। तो उस 9 दिन में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो किताब बेसिक बुक बताई गई, उन बेसिक बुक को और दृष्टि के मटेरियल को है वो एमए के प्रथम वर्ष के सारे सिलेबस को कवर करता है। जो यूपीएससी का ऑप्शनल, यही किसी भी ऑप्शनल में आप ले लीजिए, दृष्टि नहीं, आप किसी जैसे इकोनॉमिक्स में उठाएंगे तो इकोनॉमिक्स का जो होगा वो एक इकोनॉमिक्स एंट्रेंस में काम आएगा। इसी प्रकार जो एमए के पूरे सिलेबस को, फर्स्ट ईयर के सिलेबस को कवर करता है। तो जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है अमूमन चीज़ें आ जाती हैं वहाँ से। तो ये है कि जो है कंसेप्चुअल वहाँ से बन गया, फैक्चुअल के लिए कुछ बेसिक्स बुक पढ़ लिया, और आर गुप्ता का प्रीवियस ईयर आता है नेट जीआरएफ, तो नेट जीआरएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया, हो गया, उतने में एंट्रेंस हो जाता है। पीछे कुछ दोस्त बैठे हैं, इनमें से कोई और कुछ कहना चाहते हैं जिनको यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ बताइए। आप स्मार्ट लग रहे थे यार, ठंडा नहीं लगती आपको? लग रही है बटन देखो, थोड़ी। पूरी चैन खुली हुई है ठंडी हवा आने के लिए। आप कह रहे हो तो लगा लेते हैं। देखिए, बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है पर वो सब्जेक्ट में आना चाहते हैं। जैसे हमारा ही अभी हिंदी साहित्य है, पर मैंने 10वीं के बाद कभी हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा, सीधे ग्रेजुएशन के बाद ही पढ़ना चालू किया जब मुझे एमए का एंट्रेंस देना था। तो बहुत से वैसे छात्र होंगे जो किसी बड़े विश्वविद्यालय से नहीं आ रहे होंगे, जो डीयू या बीएचयू नहीं जा पाए होंगे किन्हीं कारणों से, पर उनका सपना है कि वो ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ें जो सर्वोत्तम है अपने देश में, और जेएनयू है भी इस मामले में। यहाँ की कैंपस की खूबसूरती, अगर मैं आपको सच बताऊँ तो जेएनयू वास्तविक अर्थों में एक विश्वविद्यालय है। यहाँ जब आप आते हैं तो हर तरह की विचारधारा के लोग आपको मिलेंगे। आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति आपकी विचारधाराओं को काटने के लिए तत्पर होगा, और वो ऐसे काटेगा कि आप उससे कुछ सीख सकेंगे। तो इस अर्थों में विश्वविद्यालय आपको एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करता है, और जेएनयू ये काम बहुत ही बखूबी से करता है। थोड़ी टेक्निकलिटीज़ पे आ जाते हैं कि आप तैयारी कैसे करेंगे आने की। देखिए, जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको ज़ीरो से शुरुआत करनी चाहिए, सिरे से। शुभम ने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब बहुत ही अच्छी है, ये निर्विवाद रूप से बहुत अच्छी है, पर जिनका बैकग्राउंड हिंदी नहीं है वो पहले प्रयास में उस बुक से कुछ नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि आप इग्नू की बुक्स जो हैं ग्रेजुएशन में उनको पढ़ना शुरू करिए। बहुत ही सरल बुक्स हैं, उनसे 2-3 बार आप गुजरिए। आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि जैसे हम पैटर्न देख रहे हैं, सीयूटी जब इंट्रोड्यूस्ड हुआ तो पहले साल का पेपर बहुत आसान आया था, ये सारे छात्र जानते हैं, पर उसके बाद जो हमारा पेपर था वो काफ़ी हद तक बहुत मुश्किल था। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले साल का कट ऑफ जो है 97-98% रहा जेएनयू का, और इस बार 77-78% है। तो 20% गिरावट ऐसे ही नहीं आ जाती है, कुछ प्रमुख कारण रहे होंगे। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि पैटर्न बदल रहा है और मुश्किल होता जा रहा है, तो सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। केवल तथ्यात्मक जानकारी आपको जेएनयू नहीं पहुँचा पाएगी। अजय ऐसा कह रहे थे मेरे मित्र कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आप अगर मैं थोड़ी टेक्निकलिटीज़ में जाऊँ तो हिंदी साहित्य वाले समझ जाएंगे कि आप अगर कबीर को पढ़ रहे हैं तो आपको साधनात्मक और भावनात्मक रहस्यवाद पता होना चाहिए। उसी तरह आप अगर तुलसी को पढ़ रहे हैं तो उनका दर्शन विशिष्टाद्वैत है, आपको पता होना चाहिए, अद्वैतवाद पता होना चाहिए। आप अगर आगे चले जाएंगे आधुनिक काल में, आप अज्ञेय को पढ़ेंगे तो आपको अस्तित्ववाद पता होना चाहिए। तो ये इन चीज़ों को बिना पता किए आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे कायदे से, और कर भी लेंगे तो जेएनयू इतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा और शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, और शुभकामनाएँ। तो दुमका झारखंड से हूँ और यहाँ पे हूँ जर्मन सेंटर में। तो आप बड़ा लेट आए हैं, कुछ ज़रूरी काम से? एक्चुअली हमें बताया गया था कि नेहरू जी की मूर्ति पे होने वाली हैं, तो कल हमारा एग्ज़ाम था, लेकिन फिर भी हम आए नेहरू जी की मूर्ति पे, वहाँ हमें कोई मिले ही नहीं। तो हम भैया को कॉल लगाए तो अब ही पता चला कि कन्वेंशन में है, तो तुरंत आ गए हम। ये बैठ के बात करते हैं थोड़ा, आइए। मतलब आप पूरा जीन्स वीन्स पहन के आए हैं? नहीं, एक्चुअली क्लास भी जाते हैं तो ऐसे कपड़ों में ही जाते हैं। आज एग्ज़ाम भी था तो ऐसे ही कपड़ों में आते हैं। आपका एग्ज़ाम आज भी था? हाँ, हमारा एग्ज़ाम चल भी रहा है। नहीं, अभी क्लास नहीं है, अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है। आज है, कल है, कल भी 2 से। कौन सा एग्ज़ाम चल रहा है आपका? मुझे तो पता ही नहीं है, बताइए थोड़ा। आज एक्चुअली हमारा एग्ज़ाम था लिटरेचर का, जर्मन लिटरेचर का, तो उसका एग्ज़ाम था। कल है जर्मन की टूल कोर्स का एग्ज़ाम होता है, हिस्ट्री का, उसका एग्ज़ाम है, और शाम में मेरे ऑप्शनल कोरियन के एग्ज़ाम है। तो ये कब तक चलने वाले हैं आपके? एक ऑप्शनल है 23 को यूरोपियन पॉलिटिक्स का, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे।
कितने होते हैं लगभग इसमें एग्जाम? अगर JNU से आपको BA पास करना है, अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको 24 क्रेडिट पूरे करने होते हैं ऑप्शनल्स के। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ऑप्शनल्स लेते हैं। किसी ऑप्शनल के 2 क्रेडिट होते हैं, किसी के 3 होते हैं। तो अगर आप 3 ऑप्शनल वाले लेते हैं तो आपको कम से कम 8 जो है अपने 2 साल में पूरे करने होंगे। फर्स्ट ईयर में जर्मन सेंटर में, जापानीज सेंटर में, ये सब में ऑप्शनल्स नहीं दिए जाते हैं, तो आपके पास 2 साल होते हैं, यानी कि 4 सेमेस्टर होते हैं। और अगर आप 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट पर सेमेस्टर लेंगे तो आप 8 हो जाएगा, तो आपका क्रेडिट पूरा हो जाएगा। बट सेफ साइड के लिए लोग 10 ले लेते हैं कि 10 में से जो बेस्ट स्टेट है तो वो हो जाएगा। तो उसी तरह अभी मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है, यानी कि दूसरे साल का पहला सेमेस्टर। तो मैंने भी 2 लिया हुआ है, पहला है कोरियन लैंग्वेज और दूसरा है यूरोपियन पॉलिटिक्स। तो ये दोनों है अभी, और साथ में मेरा जर्मन का कोर्स जो है वो तो चल ही रहा है। आपका 2nd ईयर है जी। तो आप सबसे सीनियर मुझे लग रहे हैं, ये सभी लोग प्रथम वर्ष के हैं। नहीं, एक्चुअली हम BA के हैं। अच्छा, आप BA के हो, ये MA के हैं? हाँ, ये सारे लोग PG के हैं, हम तो UG के हैं। अच्छा, PG के हैं। हाँ, ये आपको अगर पता होगा तो JNU में BA सिर्फ और सिर्फ फॉरेन लैंग्वेजेस में होता है। 2 से 3 सब्जेक्ट में होता है, एक फॉरेन लैंग्वेज में होता है, एक आपका BSc आयुर्वेदा में होता है। BSc आयुर्वेदा पे हम फोकस नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज पे फोकस करते हैं। JNU और बाकी यूनिवर्सिटी जैसे कि JNU हो गया, IFLU हैदराबाद हो गया, BHU हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हो गया, और विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गई बोलपुर पश्चिम बंगाल की। तो इसमें जो आपका सिलेबस आता है फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेने के लिए, उस पर हम लोग काम करते हैं। हम हैं, मेरी टीम है पूरी। तो इस बार JNU में आपको पता होगा कि 450 सीट्स होते हैं UG के लिए, और 450 सीट्स में 45 कैंडिडेट हमारे तरफ से हैं। तो यानी कि पूरे JNU का जो 10% जो सीट है UG का, वो सीट में हमारे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। आपके? जी हाँ, मतलब हमारे कैंडिडेट्स का मतलब हमने उनको गाइड किया है। मतलब आपके जिनको आपने गाइड किया है वही लोग? हाँ, इससे पहले यानी कि 2023 में हम लोगों का एक छोटा सा बैच था, फ्री बैच था पूरा। तो उसमें 80 लोगों ने इनरोल किया था। हमें कोई उतना जानता भी नहीं था, क्योंकि हम तो खुद ही फर्स्ट ईयर में थे। 80 लोगों ने इनरोल किया। 80 लोग में 45 लोग यहाँ पे हैं, कुछ 20 लोग शायद वहाँ पे हैं, IFLU में हैं, और कुछ इसी तरह कर करके मतलब कि इसमें दूसरे भी यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो मतलब कहने का बात यह था कि 80 में से 65 या 70 का जो है सिलेक्शन हो चुका था, क्योंकि सब पढ़ते हैं, लेकिन किस तरीके से पढ़ा जाता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाओ तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और मैं कहता भी हूँ कि CUET इस टाइम का इंडिया का सबसे इजी एग्ज़ाम है, अगर आप कॉम्पिटिटिव बेसिस पे देखोगे तो ऐसा आपको लगता है? क्योंकि आपने कई लोगों को गाइड किया है। हाँ, गाइड किया है। देखिए, हम 2022 के बैच के हैं, उसमें मैं पहली बार CUET आया था, और एक्चुअली में हमें सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सरकार ने भी एक दे दिया ऐसे ही, सरकार ने भी एक थोड़ा सा मतलब कि धुंधला सा आइडिया दिया हुआ था, धुंधला सा एक सिलेबस था। और हमारे जो टीचर्स थे, हम लोगों ने खुद ही YouTube से पढ़ा है, क्योंकि आप अभी ये बता रहे थे कि PG वालों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हाँ, क्वालिफाई कर पाना आपके लिए बिल्कुल आसान है, बिना पढ़े ही निकाल देते हो आप, ऐसा भी है? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो UG का जो सिलेबस है वो बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि वास्ट नहीं है। आपको इंग्लिश पढ़ना होगा और जनरल टेस्ट का पेपर देना होगा। तो जनरल टेस्ट में आते हैं मैथ्स, जनरल मैथ क्लास 8 तक के और 9th के थोड़े बेसिक्स आते हैं। उसके बाद आपको देना पड़ता है रीजनिंग और GK। तो GK भी करंट अफेयर्स का ज़्यादा पोर्शन होता है उसमें। मैथ्स होता है क्लास 8 तक का या फिर 9 का बेसिक, और रीजनिंग होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आती हैं। अगर आप पढ़ोगे तो 2 से 3 महीने में भी आप तैयारी कर लोगे। बट एग्ज़ाम में जाकर के आपका कितना दिमाग काम करता है और आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को बना पाते हो कम समय में, वो तय करेगी कि आप JNU आ पा रहे हो या नहीं आ पा रहे हो। और इंग्लिश भी कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि 10th तक सब कोई मैथ्स पढ़ता है, तो इसीलिए रिवाइज अगर करना पड़ता है। अगर मेरा, जैसे कि मेरा खुद बैकग्राउंड मेरा बायो का था 12th में, तो 12th में मेरा मैथ्स छूट गया था, लेकिन फिर भी हमने उन चीज़ों को रिवाइज़ किया। थोड़ा सा टाइम लगा, क्लास 6 से स्टार्ट किया, 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, फिर 8 पढ़ा, तो वो हो जाती हैं चीज़ें। तो उतना ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। अगर कोई चाहे बस अपने अभी जो पूरा पोर्शन है उसको कंप्लीट करे, और सबसे ज़्यादा फोकस करे अपने टाइम लिमिट पे कि आपको पर क्वेश्चन कितना टाइम लग रहा है। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप पीछे कुछ दोस्त बैठे हैं, ये लोग कह रहे थे कि इनका काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा, आप इधर आइए। आपने बोला था कि आपको बड़े चैलेंज आ रहे थे उस टाइम, तो देखिए यहाँ पर जो हिंदी का जो वो है उसमें केवल 40 बच्चे आते हैं, और
मतलब कि कुछ साल पहले ही यहाँ पर ट्रांसलेशन का भी रखा गया है, जिसमें 10 बच्चे मतलब टोटल 50 बच्चे हिंदी के लिए चयनित किए जाएंगे, एमए के लिए, परास्नातक के लिए। तो यहाँ पे मतलब पूरे देश भर से आप सोच नहीं सकते, हिंदी के लिए जो है ना यहाँ पे संघर्ष मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है किसी भी और डिपार्टमेंट से ज़्यादा, क्योंकि हिंदी और संस्कृत के लिए भी, क्योंकि बच्चे गांव से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं यहाँ पर आने के लिए। और आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा आईएएस के लिए बढ़ गया कि हिंदी ऑप्शनल लेकर हम आसानी से कर सकते हैं। और मतलब बच्चे काफ़ी ज़्यादा ये सोच के भी धारणा से आते हैं कि हम यूपीएससी साथ साथ करेंगे और मतलब रख लेंगे, कर लेंगे और एमए ऐसे कर लेंगे। तो मैं उनको ये बात बता दूँ, मतलब जिनको अकादमिक में ही जाना हो वहीं आए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत प्रेशर होता है। जैसे कि यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, टर्म पेपर्स होते हैं, टेस्ट होता है, तो आपका मतलब आप ना इस थाली के रह पाएंगे ना उस थाली के। तो मतलब जेएनयू अकादमिक स्तर के लिए अगर आपको आगे पीएचडी करना है या हिंदी को अपनी मतलब आगे जीवन में चयन करना है तो ही आए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप मतलब जेएनयू के साथ न्याय कर पाएंगे, वरना आप ना अपने साथ न्याय कर पाएंगे ना जेएनयू के साथ। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि कैसे परीक्षा की तैयारी करनी है, तो मैंने जो है अपना 3 महीने में निकाला था। बच्चे इसके लिए साल 2 साल, मतलब मेरी क्लास में 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका दूसरी बार अटैम्प्ट हुआ या फिर तीसरी बार अटैम्प्ट हुआ। तो ये मैं बता दूं कि 3 महीने या 4 महीने मिनिमम होता है। उससे मतलब उतने में आप मतलब उससे पहले सोचेंगे कि 1 महीने में निकाल दे जेएनयू, तो नहीं हो सकता है। हिंदी का नहीं हो सकता, अदर सब्जेक्ट का मुझे नहीं मालूम। तो तैयारी ऐसे शुरुआत करनी है कि पेपर 2 भागों में विभाजित कर ले। एक कॉन्सेप्ट मतलब विश्लेषण के आधार पर, एक होता है फैक्ट्स के आधार पर। हिंदी का फैक्ट्स के आधार पर आपको 2 किताबें, मतलब इससे पहले भी बताइए, गोविंद पांडे और दृष्टि, कोई भी आपको जो पसंद है वो ले ले। कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्स सभी को याद होते हैं, एक एवरेज बच्चा भी फैक्ट्स उतना ही रटता है जितना कि एक टॉपर बच्चा। जो चयनित बच्चे होते हैं उनमें सिर्फ एक ही बात होती है कि वो उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। वो मतलब शुक्ल जो एक किताब है, उसको बोला जाता है कि हिंदी साहित्य का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो शुक्ल को बहुत अच्छे से पढ़ें। और हमको दिक्कत आती है कि कौन सी चीज़ें, अब सारी कुछ बच्चे जो शुरुआत करते हैं वो सारी चीज़ें हाईलाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ कवि हैं, मतलब हिंदी साहित्य में रीतिकाल में 200 कवि डाल दिए हैं शुक्ल जी, तो 200 कवि नहीं पढ़ना है हमको। बहुत मतलब हम पेपर्स एनालाइज करते हैं तो हमको पता चलता है कि केशवदास इंपॉर्टेंट है, हमको पता चलता है कि मंडन की भी कविताएं आ रही हैं, उनके भी लेख आ रहे हैं। तो फिर वैसे आधार पर हम शुरुआत कर सकते हैं कि जो जो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं पता चलता है कि इम्पॉर्टेंट क्या है, हम सारा ही रटने लग जाते हैं और अंत में नहीं आता। अंत में मैं बस ये कहूँगी कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम का। बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन रिवाइज़ नहीं करते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत बड़ी, आपको उपन्यास भी रटना है, निबंध भी रटना है, कहानियाँ भी रटनी है, बहुत सारी चीज़ें। तो रिवाइज़ करना, जो भी कल याद कर रहे हैं वो अगला दिन अब याद करने जा रहे हैं ना, जैसे उपन्यास कल याद किया, आज निबंध करेंगे, तो उपन्यास को एक बार रिवाइज़ ज़रूर करें। रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन ही मतलब मूल मंत्र है। इसके अलावा मतलब फिर तो भूलते जाएंगे ना सारी चीज़ें, फिर नहीं हो पाएगा। इस वजह से आपके साथ इस तरीके के चैलेंज आते हैं और ये लगभग सभी के साथ आते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, उपन्यास याद कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कि अब 1 महीने बाद उपन्यास, फिर वो सारा भूल जाएंगे कि गुलशेर शानी की कौन सा उपन्यास था, हम भूल जाएंगे। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, ये बताइए। जैसे कि यहाँ पे मुझे लगता है ये हर किसी के साथ ऐसा होता होगा, आपके साथ भी ऐसे चैलेंज आते हैं क्या? हाँ, चैलेंजेस आते हैं। पहले मैं इनकी बात में एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ। जो इन्होंने बोला कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो ये सोच के ना है कि यूपीएससी आप यहाँ पे कर पाएंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एकेडमिक्स का। मैं ये बोल रहा हूँ, मुझको ऐसा लगता है कि नैतिक रूप से भी ये सही नहीं है कि आप 268 रुपये में आपको इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। 24 घंटे आप लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, आपको रहने का हॉस्टल मिल रहा है, केवल आपका मेस बिल लग रहा है, और भी बहुत सारी सुविधाएँ, क्लासरूम इतने अच्छे प्रोफेसर्स आपको पढ़ा रहे हैं। इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप आएँगे और आपको रहने का एक आसरा मिल जाएगा ताकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें। आपको वो इसलिए मिल रहा है कि आप अकादमिक जगत में जाएँ और समाज के लिए कुछ अच्छा करें। तो मेरे ख्याल से ये नैतिक रूप से भी सही नहीं है कि आप यहाँ पे आ रहे हैं और संसाधनों का उपयोग केवल एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। तो ये नैतिक रूप से मेरे ख्याल में सही नहीं है। जैसा आपने बताया कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो मतलब मेरा ये मानना है, जैसा मैंने प्रिपरेशन किया था, मैंने हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है, आप बताइए। तो मेरे जो प्रिपरेशन का आधार था वो सभी पुस्तकें वही पढ़ते हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने भी पहले पढ़ा था विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये है कि आपको सीधे स्टार्ट करना चाहिए शुक्ल की बुक से, और आप पहली बार उसको पढ़ें इस हिसाब से कि आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है। क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो अब जिस हिसाब से मतलब परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, आप नहीं कर पाएंगे केवल फैक्ट्स रट के। आपको जो फैक्ट्स की जो बुकें हैं, जो इन्होंने भी बताया कि दृष्टि की नेट JRF वाली बुक और
गोविंद और सरस्वती पांडे की वस्तुनिष्ठ इतिहास की बुक। मैंने पढ़ी थी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक। दृष्टि की भी आप पढ़ सकते हैं, लोग बता रहे हैं कि उसका जो नया एडिशन आया काफ़ी अच्छा है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। दिक्कत आएगी आपको फैक्ट्स को रटने में, तो वो आपको रटना पड़ेगा। आप लगातार कोशिश करेंगे, आराम से लगातार रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा। और इसमें कोशिश करें, जैसे शुक्ल की बुक आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर आप फैक्ट्स के पीछे ना भागें, क्योंकि फैक्ट्स आपको वही शुक्ल वाले सरस्वती पांडे गोविंद पांडे में मिल जाएंगे या दृष्टि में मिल जाएंगे। आप कोशिश करें कि शुक्ल जी अगर किसी लेखक के ऊपर कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट कथन है, आप जब क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा, तो कोई किसी लेखक के ऊपर टिप्पणी है, और ज़्यादा कोशिश करें कि कंसेप्ट आपका बने, हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर आपकी अच्छी समझ हो, क्योंकि आप क्रैक भी कर लेंगे, एग्ज़ाम आ जाएंगे यहाँ पे, फिर आपको दिक्कत होगी सेमेस्टर में। तो आपका कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या मानते हैं दोस्त? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि दवा की तैयारी करो, हो तो ठीक है, और नहीं हो तो ये भी नहीं है कि यहाँ आने वाला हर एक बंदा एस जयशंकर या निर्मला सीतारमण बन जाएगा। मेरे साथियों ने बताया, काफ़ी अच्छा बताया, लेकिन जो मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, शिवम अग्रहरी ने जो कहा है कि रामचंद्र शुक्ल से शुरू करें, क्योंकि आप सभी बच्चे आपकी तरह समझ रखने वाले नहीं होते। जैसा मैंने शुरुआत की थी, मैं किसी से यदि रिकमेंड करूँगा तो ये करना चाहिए, शुरुआत में पहले जो PYQ होते हैं नेट JRF के, उनको लीजिए और उनको पीछे से शुरू कीजिए, मतलब 2005 से शुरू कीजिए। तो उसके लिए प्रतियोगिता साहित्य की पुस्तक आती है, तो उसको खरीद लीजिए पीछे से, मतलब 2005 से। यदि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो BSc से हो, BTech से हो, कहीं से भी हो, यदि आना चाहता है तो सबसे ये आसान रणनीति है। उससे क्या होगा, जैसे आप पहले जब 2005 का पेपर लगाएंगे तो उस समय काफ़ी आसान था, बहुत आसान, तो ऐसा लगेगा ये तो आसान है, धीरे धीरे 5 से 6 आएंगे। ऐसे ही करते करते जब 16-17 तक आएंगे तो आपके जो मूल कंसेप्ट है ना, जो कंसेप्ट में फैक्ट्स हैं, वो कंठस्थ हो जाएंगे आपको। उसके बाद जो 17 के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ है तो उसमें आप देखोगे तो जितनी आपकी जो मतलब महत्वपूर्ण रचना है सब आप याद कर लेंगे। और दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहूँगा, जो IAS वाली के यहाँ आके IAS के लिए आए, तो मेरा मतलब मैंने देखा है कि मेरे जो साथी हैं वो छोड़ चुके हैं यहाँ से। यहाँ आने के बाद वो IAS के बनने आए थे, लेकिन वो छोड़ गए, उन्हें पता था कि लोड इतना मिल रहा है, तो एक भाई डिप्रेशन में भी चला गया। तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग ना आए, यदि IAS के लिए बनने आना है तो यहाँ ना आए, मुखर्जी नगर जाएँ, घर पढ़ें, आराम से ऑनलाइन लें। और मैं फैक्ट के लिए इतना ही जोड़ना चाहूँगा कि ये जो PYQ है ना, इसको शुरू से मतलब पीछे से शुरू करें, आगे करेंगे तो आप भयभीत हो जाएंगे ये क्या है इसमें, क्योंकि अब तो लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो और मैं ये जोड़ना चाहूँगा, देखो शुरुआत विश्वनाथ त्रिपाठी जी से करिए, और त्रिपाठी जी ने जिस पे ज़्यादा फोकस किया है, मतलब सभी फोकस किया है, जो त्रिपाठी जी की पुस्तक में जिनको ध्यान में दिया गया है, उन्हीं को ध्यान में रखते आप आगे बढ़िए। दूसरी बात, शुक्ल जी को सब पढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब एक ऊंचे लेवल की बात है, मतलब उसको प्रोफेसर भी ये कहते हैं, यदि आज हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए भी नई बात होती है, वो मतलब कुछ ऐसा मिलता है हमें। तो नामवर सिंह भी कहते हैं कि शुक्ल जी को जो व्यक्ति डेली नहीं पढ़ता तो उस हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं है। तो उनकी बात ही अलग है, उनको तो मतलब मैं नहीं कहूँगा कि उनको शुरू करो या उन्हीं को पढ़ो, उनको पढ़ने के बाद आप रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को पढ़ो। चतुर्वेदी जी ने जिस पे देखो, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट पे बात की है, जहाँ पे विवाद है, जहाँ पे बहस है हिंदी साहित्य में, तो उस पे जहाँ बहसें हो रही है, जहाँ पे दो व्यक्तियों की बात आ रही है, तो वहाँ पे आप निश्चित मतलब ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से वहाँ से प्रश्न बनता है। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर यहाँ पे हर जितने भी हम दोस्तों से मिलेंगे सबके विचार अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं, तरीका अलग अलग हो सकता है, और कुछ मिलता जुलता भी हो सकता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक जो एस्पेक्ट बार बार छूट जाता है वो कि देखिए हिंदी, इस बार छोड़ो मत यार, बताइए दो आप। इस बार हिंदी साहित्य में जो लोग आते हैं तो उनमें से अधिकांश लोग लगभग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बिना हिंदी बैकग्राउंड के आते हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं पढ़ी होती है, तो उनके लिए बहुत कठिनाई होती है। शिवम ने जैसा बताया, आचार्य शुक्ल की बुक निर्विवाद रूप से बहुत अच्छी है, पर बिना बैकग्राउंड के आप उस बुक को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप अगर वास्तविक रूप से जेन्यू आना चाहते हैं, आपका सपना हिंदी साहित्य पढ़ना यहाँ पे, तो अपनी समझ को पुष्ट करिए। और पुष्ट करने के लिए शुक्ल जी की किताब सबसे पहले मत उठाइए। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप इग्नू की किताबों से शुरू करिए, उनको पढ़िए, उनसे अपनी समझ डेवलप करिए, उसके बाद आप सरल इतिहास उठाइएगा और फिर शुक्ल जी पे आइएगा। और बाकी रणनीति तो आपको लोग बता ही चुके हैं, उनके साथ चलते रहिए। आशा है कि मैं अगले साल आपसे जेएनयू में मिलूँगा। शुभकामनाएं। दोस्तों, हमने यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों से बात की है। एक दोस्त हमारे पीछे खड़े हैं। अब अच्छा करिए सबने बताया कि गोविंद पांडे और दृष्टि को भी इंक्लूड किया जाए, तो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले जेएनयू में परीक्षा होता था, लिखित परीक्षा होता था, फिर कॉपी चेक आजकल जैसे पैटर्न बहुत जल्दी बदल रहा है, तो पहले का प्रश्न बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक आता था, फिर इस बार से प्रश्न अचानक से तथ्यात्मक से विश्लेषणात्मक हो गए। तो अब आप फैक्ट्स की किताब को दूर फेंक दीजिए जाके कूड़ा में, और किताब पढ़िए,
उतना भी मत उसको तवज्जो दीजिए। आज वो पढ़िए जो आधार बनता है, विश्लेषण होता है। जैसे एक पिछली बार एक प्रश्न आया था कि द्विवेदी जी और पद्म सिंह शर्मा एक दूसरे के धुर विरोधी हैं या नहीं। ये कहीं भी किताब में आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा कि वो एक दूसरे से धुर विरोधी हैं। जब आप पद्म सिंह शर्मा को पढ़ेंगे और आप जब महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे, तब आपको समझ खुद ब खुद बनाना पड़ेगा कि वो एक दूसरे के विचार से सहमत नहीं हो पाते हैं। तो फैक्ट्स एक अलग पार्ट है। और आज जैसा कि आप सभी दोस्त बता सकते हैं कि फैक्ट्स वही आए थे और इतने सरल फैक्ट्स थे जो सबने सही किए हैं। गलत वही हुआ है जहां विश्लेषणात्मक प्रश्न था। इसके अलावा एक और चीज़ है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए सब सजेस्ट करते हैं दंगल झालटे, उस पर भी समय ज़्यादा बर्बाद ना करें, यूट्यूब से देखें और सटीक देखें। और एक चीज़ है व्याकरण। व्याकरण के लिए कुछ यूट्यूबर्स हैं जो व्याकरण पढ़ाते हैं, उसको देखें। ज़्यादा किताबों में ना भटकें, समय कम है, इस बार तो और जल्दी हो रहा है, 3 महीना ही बचे हैं। तो सटीक देखें और टू द पॉइंट देखें और जितना बार हो सकता है रिवीजन करें। काव्य शास्त्र भी पढ़े। काव्य शास्त्र इस बार 5-6 प्रश्न आए थे और हमने उसे बहुत हल्के में लिया था और हम वहाँ फंसे थे। तो काव्य शास्त्र को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दें। और एक अलग से प्रयोजन मूलक हिंदी में एक और है मनोरंजन और विज्ञापन, जनसंचार के माध्यम। तो वहाँ उसके लिए भी मतलब ऐसा कोई विशेष पुस्तक है नहीं, लेकिन उसको यूट्यूब से या फिर कोई साइट वाइट पे जाके कर सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों से बात की है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अभी हम यहाँ पे कुछ दिनों के बाद फिर से आएंगे और इन दोस्तों से एक एक करके बात करेंगे। सबके साथ एक एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि हर किसी के विचार, हर किसी के तरीका अलग अलग हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या हम पूछना भूल गए ये ज़रूर बताना। आप कुछ बताना चाह रहे थे, बताइए फटाफट से। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो फैक्ट को मतलब पढ़ के मतलब फेंकना है ना किताब, वो पढ़ के फेंकनी है। क्योंकि आपको जो मतलब लाइन में लाएंगे फैक्ट ही लाएंगे, तो उसके बाद जो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं ना, उसमें क्या होगा, सभी फंसते हैं। तो वहाँ पे वो लक का मैटर करता है, ठीक है। तो आपको जो फैक्ट फेंकने हैं, जो PYQ पढ़ के फेंकने हैं, उसका कहने का मतलब ये है। तो उसको ऐसे लिया जाए, कहीं ऐसे ही फेंक दो कि हमने ऐसे ही फेंक दो, वो नहीं, उस तरीके से नहीं फेंकनी है। यहाँ पे एक दोस्त है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए आखिरी में। आखिरी में हाँ, ये कहा जा रहा है कि JNU बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। ये मैंने बहुत ज़्यादा पूछा है। हाँ है, और मेरा जो सौंदर्य बोध है उसके हिसाब से भी खूबसूरत है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि JNU भारत में ही है। JNU के अपने चाल चलनों में, उसके स्वभाव में भारतीयता बसा हुआ है। थोड़ा लेट, लचर, ये सब उसके गुण हैं। एक बात। दूसरी बात कि जब राजनीतिक विचारधारा की बात की जाती है तो बढ़ चढ़ के होती है यहाँ से। जो अतिरंजनाएँ कही गई हैं या आदर्श रूप उसका बता दिया गया है। ऐसा राजनीतिक हलचल बहुत रहता है। जो अगला आदमी है वो किसी राजनीतिक पार्टी के फॉलोअर हो सकता है, वो उसके विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो सरकार के नियम, नीति और नियति की समीक्षा करे, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, ठीक है। अपने अपने पार्टी की तरफ से बोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे, एक बात। दूसरी बात, चूँकि साहित्य का सेशन चल रहा है, जो विद्यार्थी साहित्यानुरागी हैं, ठीक है, एक तो JNU बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है, तो ब्रांड लोभ के अलावा जो साहित्यानुरागी हैं, हो सकता है उनके लिए ये बहुत अच्छा चॉइस ना हो, मेरे हिसाब से, है ना। आप कुछ कहना चाह रहे थे वीडियो के आखिरी में? हाँ, बस ये कहना चाह रहा था कि मेरे जो सहपाठी थे, उन्होंने अपने विवेकाधीन शक्तियों के आधार पे अपनी बात को रखा और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव को शेयर किया, वो आपके काम आएगा। और साथ ही में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो जलवा, जो छात्रों के हित और मुद्दे को आपने मुखर्जी नगर में उठाया था, उसको उठाने के लिए JNU तक आप आए, उसके लिए हम JNU की धरा की तरफ से, JNU के छात्रों की तरफ से, JNU के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब आप लोगों के इसी प्यार की वजह से आप जहाँ पे भी प्यार से बुलाते हैं हम चले आते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।